जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि नाना नानी के नाम के जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदारी आप कैसे ले सकते हैं। ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों का आया है मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत लोग ये समझने लगता है कि मैं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ कि लोग नाना नानी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, अपना मामा से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। मैं ये सोच के ये वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन बहुत सारे सवाल आ गए ना, तो मैं सोचा कि चलो इसको क्लियर कर ही देता हूँ। आप ननिहाल में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर वहाँ से हिस्सा ले, लेकिन जो कानून है, जो नियम है, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि क्या नाना नानी के प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, और होगा तो कितना होगा। ये सारे चीज़ को मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ननिहाल में बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं और वो बेचारा गरीब रहता है, लेकिन उसके माँ का जो है, उसके माँ का वहाँ पे हिस्सेदारी होता है और कम नहीं होता है। जितना उसका मामा का हिस्सा होता है उस प्रॉपर्टी में, उतना उसकी माँ का भी हिस्सा होता है ननिहाल के प्रॉपर्टी में। तो ये क्लियर करूंगा कि कैसे होगा, कितना लेना है आपको, किस तरह से ले सकते हैं। जो कानून है मैं उसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो कानून था, उस कानून के तहत कोई भी बेटी अपने मायके के प्रॉपर्टी में, तो उसमें जो है जितना उसका भाई का हिस्सेदारी था उतना बहन का नहीं होता था, बराबर नहीं होता था। हिंदू उत्तराधिकार 1956 के तहत बराबर नहीं होता था। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दूं कि आवासीय भूमि, जो घर का जो जमीन होता था, जहाँ पे घर होता था, उसमें वह हिस्सेदारी ले सकती थी। वो भी लोग देता नहीं था और उसको मिलता भी नहीं था, क्योंकि कानून में ही क्लियर किया गया था कि आवासीय भूमि में वो ले सकती है, लेकिन बाकी जो कृषि भूमि होता है, कमर्शियल होता है, बहुत सारे जमीन होता है, बहुत सारे और प्रॉपर्टी होता है, उसमें उसका हिस्सेदारी का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस कानून को 2005 में संशोधन कर दिया गया है, मतलब इस कानून का ही नाम बना दिया गया संशोधन करके, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसके तहत मैं आपको बता दूं कि इस कानून के तहत अब जितना बेटा का माँ बाप के प्रॉपर्टी में अधिकार है, उतना ही बेटी का माँ बाप के प्रॉपर्टी में अधिकार है। तो इससे इस बात का क्लियर हो जाता है, मैं आपको बता दूं कि इससे सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि कोई भी, किसी को भी अगर अपने ननिहाल में नाना नानी के नाम के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेना हो तो वो बेधड़क दावा कर सकता है, बेधड़क पार्टीशन शूट कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन ले सकता है, किस तरह के, मतलब शादीशुदा लड़की ले सकती है, कुंवारी लड़की ले सकती है, तलाकशुदा ले सकती है कि नहीं, विधवा ले सकती है कि नहीं, या फिर अगर उसकी माँ की डेथ हो गई है तो उसका बच्चा, जैसे नाती अपने नाना नानी के संपत्ति में ले सकता है कि नहीं। मेन सवाल तो यही था कि नाती ले सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी के ननिहाल में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका नाना नानी ने किसी के नाम से वसीयत करके नहीं गया है, उसके मामा के नाम से वसीयत करके नहीं गया है, या फिर किसी रिश्तेदार के नाम से वसीयत करके नहीं गया है, प्रॉपर्टी है उसके नाम से और वो डेथ कर गया है, चाहे नाना हो चाहे नानी हो, दोनों के नाम से प्रॉपर्टी अगर है और डेथ कर गया है वो, तो उसमें उसका नाती भी, उसकी माँ जिंदा रहे ना रहे से कोई मतलब नहीं है, नाती सीधा जाकर अपने नाना नानी के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी में दावा कर सकता है। वो भी बराबरी का दावा, जितना मामा का हिस्सेदारी होता है उस प्रॉपर्टी में, उतना उसकी माँ का भी हिस्सेदारी उस प्रॉपर्टी में होगा। तो ये तो क्लियर मैं कर दिया हूँ कि नाना नानी के संपत्ति में मामा के बराबर का अधिकार है। अगर 2 मामा है, उसकी 2 बहन है, मतलब आपकी मम्मी 2 बहन है, तो ये 2 बहन का भी बराबर होगा, उस मामा का भी बराबर होगा। अगर 2 भाई बहन है तो फिर आधा आधा होगा हिस्सेदारी। अगर वसीयत करके नाना नानी किसी के नाम से नहीं गया है तो आपको यह भी क्लियर कर दूं कि मैंने आपको बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, जिसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं था संपत्ति में, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अब बराबर का अधिकार हो गया। अब बराबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कृषि भूमि में, या फिर सिर्फ आवासीय भूमि में, या फिर कोई किसी तरह का कमर्शियल जमीन है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है, माँ बाप के नाम से किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है, चाहे वो जमीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, किसी भी प्रकार का संपत्ति होना चाहिए, सब में बेटा बेटी दोनों का बराबर अधिकार है, चाहे वो शादीशुदा हो अथवा ना हो। अगर माँ बाप के नाम से संपत्ति है और वसीयत किसी को नहीं करके गया हुआ है तो फिर सीधा सीधा दावा कर सकते हैं बराबरी की हिस्सेदारी के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें विधवा, तलाकशुदा या फिर कुंवारी लड़की है, वो ले सकती है कि नहीं, वो दावा कर सकती है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि इसमें ऐसा कोई भी बंधन नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़की होना चाहिए, वंशज होना चाहिए, और संपत्ति माँ बाप के नाम से है तो माँ बाप अगर नहीं है तो की बात बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो दावा कर सकती है। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है, दादा के नाम से संपत्ति है, परदादा के नाम से संपत्ति है, अगर पैतृक संपत्ति आया हुआ है, पूर्वजों का संपत्ति आया हुआ है इनके नाम से, तो माँ बाप के रहते हुए भी दावा किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी पर हिस्सेदारी के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। यहाँ तक अधिकार दिया गया है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के तहत, यहाँ तक अधिकार दिया गया है कि अगर कोई तलाकशुदा है,
तलाकशुदा है, अगर उसका तलाक हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, तो वो आके अपने मायके में उसी हक से रह सकती है, उसी हक से रह सकती है जिस हक से एक बेटा रहता है। एक बेटा रहता है वहाँ पे जिस दावेदारी के साथ, जिस हक के साथ रहता है, उसी तरह बेटी भी रह सकती है, अपना संपत्ति में अधिकार ले सकती है, अपना पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। या फिर विधवा है, अगर विधवा हो गई तो भी, विधवा है तो भी आके अपना मायके में रह सकती है, अपना प्रॉपर्टी में अपना अधिकार ले सकती है, अपना आजीविका चला सकती है, अपना जीवन जी सकती है। इसके अलावा अगर कुंवारी भी है और 18 साल से ऊपर एज है तो वो भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती है, या फिर माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की संपत्ति में भी हिस्सा ले सकती है। इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप ये सोचेंगे कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ा कि लड़कियों के बराबर हिस्सेदारी दिया जाए या फिर महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दिया जाए। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया, संसद में बिल को पास किया गया, वो इसलिए कि आप जानते हैं कि किसी भी महिला का पति के प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं होता। अगर पति के नाम से प्रॉपर्टी है तो अगर तलाकशुदा हो जाए, अगर डाइवोर्स का नौबत आ जाए, तलाक का नौबत आ जाए, तो फिर वो पत्नी का उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता जो पति के नाम से है। मिलता क्या है उसे? ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट जाएगी तो उसे मेंटेनेंस का प्रावधान किया जाता है, उसे मेंटेनेंस दिया जाता है, खर्चा दिया जाता है। वो भी कब तक? जब तक कि वो दूसरी शादी न कर ले। तलाक की स्थिति में उसे कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को संशोधन कर दिया जाए और ऐसा प्रावधान किया जाए कि तलाकशुदा जो महिला है, विधवा महिला है या फिर किसी प्रकार का पीड़ित महिला है, वो अपने मायके में आकर रह सके और अपनी हिस्सेदारी ले सके अपने माँ बाप के संपत्ति में, क्योंकि पति के संपत्ति में तो उसको कोई अधिकार मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो उसका ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जहाँ पे लगे कि लाइफ सेट है, अपना जिंदगी जी सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं, बाकी की जिंदगी काट सकते हैं। तो ऐसा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होना चाहिए। यही सोच के इस कानून में संशोधन किया गया 2005 में। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्लियर कर दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि 2005 में जो कानून संशोधन हुआ तो क्या 2005 से पहले जिसकी शादी हो गई वो क्या करेगी? तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसा फैसला दिया है, कई जजमेंट दिया है जिसमें क्लियर कर दिया है कि अगर 2005 से पहले भी अगर किसी लड़की का शादी हो गया, कोई औरत का शादी हो गया, बहुत पहले भी हो गया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जमीन जो बचा हुआ है, प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है, अगर उसके भाइयों ने नहीं बेचा है, अगर माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, और उसके भाइयों ने जो जमीन नहीं बेचा है, जो पैतृक संपत्ति अभी बचा हुआ है, उसमें हिस्सेदारी के लिए दावा कर सकती है। तो इस कानून के तहत बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक शंका किसी प्रकार का कोई सस्पेंस ही नहीं है। इस कानून के तहत बिल्कुल क्लियर है कि आप अपने नाना नानी के नाम के संपत्ति में दावा कर सकते हैं। आपकी मां नहीं है तो भी दावा कर सकते हैं, नाना नानी के ही नहीं, आपके नाना पैतृक संपत्ति मतलब मां के जो पैतृक संपत्ति है, नाना नानी, फिर उनका आपका परनाना परनानी उनके नाम से भी संपत्ति है तो उस पर भी दावा कर सकते हैं, अगर वसीयत नहीं बना के गया हुआ है किसी को। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि सिर्फ कानून की जानकारी मुझे देना था। मैं इस सब्जेक्ट को टालता जा रहा था, लेकिन लास्ट में मुझे ये बताना पड़ा। मैं ये कानून सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हूँ, बताने के लिए बताया हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाए अपने नलिहान में प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगे, आप केस करें। बाकी विशेष और भी जानकारी चाहते हैं इसके बारे में तो इस सब्जेक्ट पर कई वीडियो बना चुका हूँ, पूरा डिटेल्स में बना चुका हूँ, सब कुछ उसमें है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें इसमें विस्तार से मैं वीडियो बनाया हूँ, बहुत पहले भी बनाया था, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मन में और कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित या फिर कोई और वीडियो चाहिए, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।